हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी पीवाईक्यू मैराथन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। दिस इज पार्ट 4। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखे हो तो जरूर देखना। इससे पहले हम फैमिली लॉ भी कवर कर चुके हैं, वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हो। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है 31 दिसंबर। उससे पहले हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे 2019 से 2025 के, यानी 10 पेपर्स जिनमें हम यूनिट वाइज सवाल लगा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए, जितना शॉर्ट में और जितने अच्छे से हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री या जीएस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, यू कैन जॉइन माय अदर चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड डू हाइप इट एज इट हेल्प्स माय चैनल हैव अ बेटर रीच। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई भी टॉपिक फिनिश होता है, फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर के बाद आपको पीवाईक्यूज की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, प्लस आप वहां पे अपने और भी डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, फैमिली लॉ की पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। एआईबीई में हम काफी सिमिलर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं जो टॉपिक कॉमन है उनके लिए। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो उनकी भी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है टेलीग्राम पे, प्लस चैनल पे लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, वहां पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है दिसंबर 2023 के। ओके, अ ह्यूमन बीइंग सीजेस टू बी अ पर्सन इन लॉ एज इन फैक्ट। एक इंसान कब जो है पर्सन नहीं रह जाता है लॉ की नजर में? ऑप्शन ए, ऑन बीइंग एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट। ऑप्शन बी, ऑन द रेनunciation ऑफ सिटीजनशिप। सी, ऑन कन्विक्शन, या फिर डी, ऑन डेथ। एक ह्यूमन बीइंग पर्सन कब नहीं रह जाता लॉ की नजर में? करेक्ट आंसर इज डेथ पे। जैसे ही आपकी डेथ हो जाती है, यू सीज टू बी अ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट, सैलमन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पोजिशन इन फैक्ट एंड पोजिशन इन लॉ। He treated position in fact as a fallacy, fiction, conception या फिर right. Correct answer is conception. प्रैक्टिकल नॉन लीगल एग्जिस्टेंस, ये हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। सालमन ने पोजीशन के बारे में बात की थी इन फैक्ट एंड इन लॉ। तो पोजीशन इन फैक्ट को वो कहते हैं कि ये एक कंसेप्शन है, प्रैक्टिकल नॉन लीगल एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए American realist judge Jerome Frank described his own attitude towards realism as one of decisive cynicism, constructive skepticism, पॉजिटिव इवेंजलिज्म या फिर रेडिकल ऑब्जेक्टिविटी। करेक्ट आंसर इज बी, कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म। तो देखो, ही फोकस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ। किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जेरोम फ्रैंक के बारे में, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स रियलिज्म। ठीक है, he focused on the importance of uncertainty of law. The term emphasizes, ये term जो है, his belief in questioning everything and not taking the traditional understanding of law for granted while also working towards social reform. उनका जो अपना एटीट्यूड है, तो क्वेश्चन एवरीथिंग, और किसी भी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए हर चीज पर सवाल करना। तो वो स्केप्टिसिज्म तो है, बट वो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि एक अच्छे सोशल रिफॉर्म की तरफ वो काम भी कर रहे हैं, इसलिए उसको कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिसिज्म कहा जा सकता है। ठीक है, द टर्म प्रिफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज फिरमैन, मैंडेट, डिक्टेट या फिएट। करेक्ट आंसर इज मैंडेट। तो ही एम्फेसाइज दैट लॉ इज अ कमांड इशूड बाय अ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, जिसको मैंडेट कह सकते हैं। ठीक है, assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। assertion है, highly developed legal systems strive to create an autonomous apparatus of legal concepts, legal techniques and legal norms. हमसे कहा जा रहा है कि जो हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं? दे स्ट्राइव टू क्रिएट ऑटोनॉमस apparatus, लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल टेक्निक और लीगल नॉर्म्स का। ठीक है, रीजन क्या दिया है? लॉ नीड्स टू बी एंडोर्ड विद लॉजिकल कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ऑप्शंस वही होते हैं जो हमेशा हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है, दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे? देखो, इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्पेशली अगर हम एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की बात करें, कौन से स्कॉलर्स जुड़े हैं एनालिटिकल स्कूल से? मेनली उनके नाम कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है, advanced legal systems are set to develop autonomous legal concepts, use specialized legal techniques, function through internally coherent legal norms. लॉ बिकम्स अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम। इनकी कोशिश होती है कि लॉ खुद में एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम बन जाए, कि लॉ को इंश्योर करना चाहिए कि एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है, प्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। रैंडम कुछ भी नहीं है कि नेचुरल लॉ, कस्टम्स, इनके बेसिस पे। ठीक है, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इस स्कूल का फंडा ही यही है। तो आर भी सही है, और आर जो है इसको एक्सप्लेन भी करता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है पूछा है। ऑप्शन ए, अ रॉन्ग इज एन एक्ट कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस। रॉन्ग क्या है? कोई एक्ट जो कॉन्ट्ररी है, अगेंस्ट है टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस। ओके, ऑप्शन बी, अ मॉरल और नेचुरल रॉन्ग
is an act which is morally or naturally wrong, being contrary to the rule of natural justice. Okay. Option C, a legal wrong is an act. अब legal wrong पूछा है. Legal wrong is an act which is legally wrong, being contrary to the rule of legal justice and a violation of the law. Okay. Option D, a legal wrong is always a moral wrong, and a moral wrong is always a legal wrong. Option E, natural and legal wrong cannot form intersecting circle. कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से सुनो. पहली बात है क्वेश्चन रॉन्ग, गलत काम के बारे में बात हो रही है. कुछ जो कॉमन टर्म दिख रहे हैं क्या है? लीगल रॉन्ग दिख रहा है, मॉरल रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है. नेचुरल जस्टिस दिख रहा है, लीगल जस्टिस दिख रहा है, ठीक है. पहले स्टेटमेंट में हमसे कहा रॉन्ग क्या है? एन एक्ट जो कॉन्ट्ररी है टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस. ओके. दूसरे में बोला मॉरल या नेचुरल रॉन्ग जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो मॉरली या नेचुरली तो गलत है एंड इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. सी में अब लीगल रॉन्ग की बात हो रही है, ऐसा एक्ट जो लीगली गलत है, मॉरली का पता नहीं, लीगली गलत है, ठीक है. एंड इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ लीगल जस्टिस, ठीक है. एंड अ वायलेशन ऑफ लॉ, जो कानून है उसका वायलेशन है. ऑप्शन डी, लीगल रॉन्ग हमेशा एक मॉरल रॉन्ग होता है और मॉरल रॉन्ग हमेशा लीगली गलत होता है. ऑप्शन ई, नेचुरल एंड लीगल रॉन्ग इंटरसेक्टिंग सर्कल्स नहीं बना सकते. करेक्ट सीक्वेंस चुनना है एबीसी, एडीई, बीसीडी या बीडीई. इसका करेक्ट आंसर इज एबीसी. अब समझो क्यों. स्टेटमेंट ए, स्टैंडर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस डेफिनेशन ऑफ रॉन्ग जो सैलमन ने दी थी वो कहती है रॉन्ग इज वायलेशन ऑफ अ रूल ऑफ राइट और जस्टिस. ये तो पढ़ के भी समझ में आ रहा है. रॉन्ग क्या है? कोई रूल या कोई नेचुरल लॉ, कुछ जस्टिस है, उसको वायलेट कर रहे हो तो वो गलत हुआ, उसे रॉन्ग बोलेंगे. तो स्टेटमेंट ए सही है. किसने दी थी डेफिनेशन? सैलमन ने. तो ए तो सही है. ए सही है तो आपको पता है आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा. बचे दो ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं, बी देखते हैं. मॉरल या नेचुरल रॉन्ग, इट ऑफेंड्स नेचुरल जस्टिस और मॉरालिटी, भले उसे लॉ पनिश करे या ना करे. कोई ऐसा रॉन्ग जो भले कानूनी तौर पे शायद गलत ना हो, ठीक है, पनिशमेंट ना एग्जिस्ट करती है उसके लिए, पर वो नेचुरल जस्टिस या मॉरालिटी नैतिक लेवल पे गलत है. लीगली शायद वो पनिशेबल नहीं है बट नैतिकता मॉरल्स के बेसिस पे आप गलत हो, उसे हम बोलते हैं मॉरल या नेचुरल रॉन्ग. तो यहाँ पे यही बोला है मॉरल या नेचुरल रॉन्ग क्या है? वो एक्ट जो मॉरली या नेचुरली गलत है और वो नेचुरल लॉ के, नेचुरल जस्टिस के रूल्स के अगेंस्ट है. लॉ की कोई, लीगल लॉ की कोई बात ही नहीं की गई है. तो ये बात भी ठीक है. सी, लीगल रॉन्ग, पार्ट 1 में बात की थी. लीगल रॉन्ग किसने डिफाइन किया है? सैलमन ने. याद रखना और डेफिनेशन भी अच्छे से याद रखना. ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ ने कोई ड्यूटी बनाई थी उसको नहीं माना तुमने, ब्रीच किया है तो वो लीगल रॉन्ग हो गया. तो सी में यही बोला है. लीगल रॉन्ग क्या है? कोई एक्ट जो लीगली गलत है, कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ लीगल जस्टिस, यानी कोई कानून बनाया गया था उसका वायलेशन. तो ये बात भी सही है. सैलमन ने लीगल रॉन्ग डिफाइन किया था. अब डी और ई गलत क्यों है देखो. डी में बोला लीगल रॉन्ग हमेशा मॉरल रॉन्ग होता है और मॉरल रॉन्ग हमेशा लीगल रॉन्ग होता है. ये बात सही नहीं है. देखो, सम एक्ट्स आर लीगल रॉन्ग बट नॉट मॉरल रॉन्ग. जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई और वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अगर तोड़ दिया तो वो लीगली तो गलत है, हो सकता है मॉरली गलत ना हो, ठीक है. एंड सम आर मॉरल रॉन्ग बट नॉट लीगल रॉन्ग. जैसे कि दोस्त से झूठ बोलना, अपने दोस्त से आपने झूठ बोला, ये लीगली गलत नहीं है पर ये मॉरली गलत है ना. इंसानियत के तौर पे, नैतिकता के तौर पे मॉरली आपने गलत काम किया है, ठीक है. अपने से किसी बुजुर्ग से बदतमीजी कर देना, हो सकता है उसकी कानूनी सजा ना हो, मॉरली गलत है. तो जरूरी नहीं है कि मॉरल रॉन्ग है तो लीगल रॉन्ग भी होगा एंड वाइस वर्सा. इसलिए डी गलत है. ऑप्शन ई क्यों गलत है? लीगल एंड मॉरल रॉन्ग इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाते हैं. सम एक्ट्स आर बोथ लीगल एंड मॉरल रॉन्ग. इन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें एकदम अलग है, लीगल रॉन्ग, मॉरल रॉन्ग, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ऐसी बात नहीं है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लीगली भी गलत होती हैं और मॉरली भी गलत होती हैं. जैसे किसी का मर्डर कर देना. अब मर्डर करना लीगल रॉन्ग भी है, कानूनी भी गलत है और सामाजिक नैतिक लेवल पे भी गलत है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्टिंग सर्कल नहीं बनते हैं, इसलिए ई गलत है. तो आंसर इज ए, बी एंड सी ओनली. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ से आपको ये सीख के जाना है सैलमन ने लीगल रॉन्ग की बात की थी, डिफाइन किया था, डिटेल में पढ़ के जाना. और ज्यूरिस्प्रूडेंस में सैलमन ने क्या डेफिनेशन दी थी रॉन्ग की, ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग नेम ऑफ ज्यूरिस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ. आपकी क्लियरली दिया है कि बर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है. इस पे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, या तो पार्ट 3 में शायद या पार्ट 2 में, कि आपको उन्हें अरेंज करना था बट बर्थ के बेसिस पे नहीं, उनके ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल के डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है. बेंथम, ऑस्टिन, मेन, केल्सन एंड कांट, ठीक है.
क्रोनोलॉजीज दी हुई है, आपको अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजी ये है, सबसे पहले बेंथम है 1748, सॉरी सबसे पहले कांत है 1724, देन बेंथम 1748, ऑस्टिन 1790, मेन 1822, केल्सन 1881। अब मान लो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में ना याद रही, ये आजू बाजू के लोग हैं, कम से कम इतना तो याद रख सकते हो, कान 1700 में से था, कैल्शियन 1880 एंड में आ रहा है, 200 साल का फर्क है तकरीबन दोनों में अप्रोक्स। तो इतना तो पता होगा, ई और डी अगल बगल नहीं है, तो उस केस में ना आपको ऑप्शन अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है कि ई और डी एकदम अगल बगल जहां दिख रहे हैं वो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सैविग्नी, सैविग्नी के बारे में हम पहले कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं दिसंबर 24 पे। पहला स्टेटमेंट है सैविग्नी नेचुरल लॉ के अगेंस्ट थे। ऑप्शन 2, वोल्गेस थ्योरी ऑफ सैविग्नी मेड इट इम्पॉसिबल फॉर अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ। ऑप्शन 3, सैविग्नी डिड नॉट रिकॉग्नाइज लेजिस्लेशन एज अ पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ। ऑप्शन 4, सैविग्नी वाज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कौन सी बात सही नहीं है, यानी सारी बातें सही है, कोई एक होगी जो गलत दी हुई है। गलत क्या है, फोर्थ। तो देखो, सैविग्नी वाज फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है लोगों की कॉन्शियसनेस के, वोल्गेस स्पिरिट ऑफ पीपल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट नेचुरल लॉ थे, ठीक है। वोल्गेस थ्योरी ऑफ सैविग्नी, सैविग्नी डिड नॉट रिकॉग्नाइज लेजिस्लेशन एज अ पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ, तो हाँ वो अपोज करते थे कोडिफिकेशन को। थिबॉट वर्सेस सैविग्नी डिबेट बहुत फेमस भी है, बट फेवर में थे कोडिफिकेशन की, ये बात पढ़ के पता चल रहा है गलत है। बहुत फेमस डिबेट है सैविग्नी और थिबॉट की डिबेट की, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। अब हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एज पर ऑस्टिन ऑन लॉ एंड मोरालिटी। पिछले पार्ट में मैंने बोला था अच्छे से इसको पढ़ के जाओ, ऑस्टिन पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, जून 2025 का क्वेश्चन है, ये सबसे रीसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 है पॉजिटिव लॉज आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स एंड आर प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ओके। ऑप्शन बी, लॉज बाय एनालॉजी आर लॉज improperly so called, okay. ऑप्शन सी, कमांड ड्यूटी सैंक्शन एंड मोरालिटी आर इनसेपरेबल, अलग नहीं कर सकते, ठीक। ऑप्शन डी, लॉ ना दो टाइप का होता है, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज improperly so called. ऑप्शन ई, ऑस्टिन्स कंसेप्शन ऑफ लॉ टेक्स इनटू अकाउंट पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। करेक्ट ऑप्शंस क्या है, ए बी ओनली, बी सी ओनली, ई डी ओनली या फिर सी ओनली। इसका करेक्ट आंसर इज डी, सी ओनली। देखो, बोथ सी एंड ई आर इनकरेक्ट, हमसे पूछा था ना करेक्ट कौन से नहीं है, सी और ई दोनों गलत है। कैसे, देखो सी बात करती है ऑस्टिन स्ट्रिक्टली सेपरेटेड लॉ फ्रॉम मोरालिटी, ये हमने क्लियरली पार्ट 1 में पढ़ा था, और यहाँ क्या दिया है, कमांड ड्यूटी सैंक्शन एंड मोरालिटी आर इनसेपरेबल, ये बात गलत है। लॉ और मोरालिटी को ऑस्टिन कंप्लीटली सेपरेट करने की बात करते हैं। ई क्या है, फोकस्ड ऑन पॉजिटिव लॉ लार्जली एक्सक्लूडेड पॉजिटिव मोरालिटी। ई में बोला है ऑस्टिन्स कंसेप्शन ऑफ लॉ टेक्स इनटू अकाउंट पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, हमने अभी पढ़ा वो लॉ और मोरालिटी को अलग रखने की बात करते हैं, तो ये दोनों इसलिए गलत हैं, ठीक है, और बाकी बातें सही है। The word jurisprudence owes its origin from the term jurisprudentia, which is given by Greeks, Roman, British jurist या American jurist. इसका करेक्ट आंसर इज रोमन। लैटिन वर्ड है jurisprudentia, जिसका मतलब होता है नॉलेज और स्किल इन लॉ, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग करना है, आईपीआर की थ्योरी दी हुई है और किस प्रोपोनेंट, किस राइटर या जूरिस्ट ने दी थी, ये पूछा है। पर्सनहुड थ्योरी, नेचुरल राइट्स थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी। स्कॉलर्स के नाम है जॉन लॉक, स्कम्प्टियर, कांट या नॉर्डवर्स। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, करेक्ट आंसर इज डी। तो देखो, ऑप्शन ए, पर्सनहुड थ्योरी किसने दी थी, कांट ने। क्रिएटर्स वर्क रिफ्लेक्ट देयर पर्सनैलिटी या डिग्निटी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, प्लीज गूगल करके 5 मिनट इनको पढ़ जरूर लेना। नेचुरल राइट्स थ्योरी दी थी जॉन लॉक ने, ये हम पिछले पार्ट में क्वेश्चन पे कर चुके हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। क्रिएटर हैज इनहेरेंट राइट टू देयर क्रिएशन और लेबर। थर्ड है इंसेंटिव थ्योरी, विलियम नॉर्डस ने दी थी, आईपी एनकरेजेस इनोवेशन फॉर सोशल बेनिफिट, मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर। और फोर्थ है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी, जोसेफ स्कम्प्टियर, इनोवेशन जो है वो डिसरप्ट कर देती है ओल्ड चीजों को, क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक ऑफ जॉन रॉल्स वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1971। सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है बट दूसरे फॉर्मेट में। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, रिपब्लिक, जस्टिस, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू या फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस। करेक्ट आंसर इज डी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म एंड लेइंग फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इस बारे में बात की गई थी इस बुक में। बाकी देखें, लॉ ऑफ पीपल्स 1993 में एक आर्टिकल था, 1999 में बुक बन के आया था।
पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की है, ये इसी की लिखी हुई बुक है, सेम स्कॉलर की, ठीक है। मीनवाइल रिपब्लिक प्लेटो की है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ हार्ट की है, इस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो अगर आपको ये पता है तो आपको पता होता है ये आंसर नहीं है, क्योंकि इस पे आप क्वेश्चन पहले कर चुके हो। हार्ट की बुक थी। रिपब्लिक सुपर फेमस है कि प्लेटो की बुक है, मतलब ये तो गलत नहीं करना चाहिए आपको, तो आप ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते अपने आप। थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो सैंडल की लिखी हुई है, सॉरी हाँ, थ्योरी ऑफ जस्टिस ये क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स की लिखी हुई है। एंड क्या कहते हैं, जस्टिस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, ये लिखी हुई है सैंडल की। मेरा कहना ये, अगर आप पीवाईक्यूज लगा के जाते तो आप ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते, आपके 50% चांस बढ़ जाते कि आप आंसर सही मार्क करोगे, ठीक है। दैट इज हाउ यू वर्क, अगर आपको बाय चांस बैकग्राउंड की कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, बाकी ये पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली बेटर मार्क कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट एंड क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम एंड द ओरिजिन ऑफ यूटिलिटेरियन जूरिस्प्रूडेंस। ऑप्शन बी हॉब्स एंड द ओरिजिन ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन एंड लीगल पॉजिटिविज्म। क्लासिकल ग्रीस एंड द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। लॉन फुलर एंड आइडिया ऑफ लीगलिज्म। क्रोनोलॉजी में लगाना है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली पढ़ के समझ में आ रहा है, क्लासिकल ग्रीस आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, जो एरिस्टोटल या प्लेटो के टाइम का है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हॉब्स इंपेरेटिव थ्योरी 17 सेंचुरी में। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म 18 सेंचुरी में। ऑस्टिन लीगल पॉजिटिविज्म 19 सेंचुरी एंड फुलर लीगलिज्म 20th सेंचुरी। सारे ना भी पता हूं तो देखो, ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है, क्लासिकल ग्रीस सबसे पहले इसी को होना चाहिए हर हाल में, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे कि सबसे पहले डी को आना चाहिए था, बाकी बाद में देखी जाएगी। फुलर लीगलिज्म, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है, फुलर के ऊपर क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो आपको पता ही है, अब आदमी बहुत नया है, बिल्कुल 20th सेंचुरी की बात हो रही है, तो ये शुरू में तो नहीं हो सकता, डी के तुरंत बाद नहीं हो सकता। अच्छा चलो, दोनों में एंड में दिया है, अब हम अभी तो श्योर हैं बी या डी में से कोई एक आंसर होता हमारे लिए। सवाल आता है ए बी सी के क्रोनोलॉजी में। अब इसको ऐसे समझो कि पहले बेंथम आएंगे, फिर ऑस्टिन आएंगे, लीगल पॉजिटिविज्म बाद में आएगा, इंपेरेटिव थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म ऑस्टिन से पहले आए थे। ये बात अगर आपको मान लो याद रह जाती, और ऑब्वियसली ये पढ़ने पे कॉमन सेंस पे समझ में आएगा, हमने स्कॉलर्स की भी क्रोनोलॉजी करी है पहले, आपको ये ध्यान रखना है। हमने पहले ये पढ़ा है कि बेंथम जो है ऑस्टिन से पहले आते हैं, हमने इनके बर्थ ईयर के हिसाब से इनको अरेंज किया है। अगर आपको ये बात भी याद हो तो आप ए को जो है सी से पहले रखोगे, यहाँ पे ए सी से पहले है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए सी से पहले है, बट बगल बगल में। तो बेसिकली इन दो ऑप्शंस में ही फिर आप सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आपको किस हद तक नॉलेज है, तो आपको ये पता होता है ये ऑर्डर में आएंगे। हॉब्स इंपेरेटिव थ्योरी 17th सेंचुरी, अब याद करके जाना, ठीक है, तो उस हिसाब से क्रोनोलॉजी ये बनती है। Next question. Personality is derived from Greek word persona, which means human being, mask, animal या slaves. इसका correct answer is mask. Personality पहले आज के सेंस में हम जैसे बोलते हैं इसकी personality बहुत अच्छी है, पहले ये mask word से आता है, persona basically एक इंसान ने कैसा mask, how is he behaving, okay, उससे आता है, तो mask word से, ठीक है। We are done with part 4 here. With this we are done with the questions of jurisprudence. पहले बहुत ज्यादा सवाल दिखते थे हमें, हर साल 10 से 12 क्वेश्चन दिखते थे, देखो आने को अभी भी आ सकते हैं, यू नेवर नो क्या कर दें वो लोग एग्जाम में, बट आजकल 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी दिखते हैं ऑन एन एवरेज, तो हाँ इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा। माई लास्ट एडवाइस वुड बी व्हाट यू नीड टू डू इज, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कितने स्कूल्स हैं, उनके मेन स्कॉलर्स कौन से हैं, उनकी मेन बुक्स कौन सी हैं, किस क्रोनोलॉजी में है वो, आपको ये सब पता होना चाहिए। किस स्कॉलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, लॉ को किस तरह डिफाइन किया था, किसी ने सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी दी है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक्सेट्रा, आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है पीवाईक्यू जब आप लगा रहे हो, जो भी नई चीज दिख रही है उसको नोट करते जाओ साइड में, एंड जो भी नई चीज है उसको थोड़ा सा गूगल करके साथ में देखते जाओ। जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन करते हो, इफ आई गिव एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो सिर्फ इसको पढ़ के छोड़ मत दो, बेंथम यूटिलिटेरियन जूरिस्प्रूडेंस 2 मिनट देके गूगल करके पढ़ लो, अगर नोट्स नहीं भी बनाते हो पढ़ लो, एक समरी पढ़ लो, एआई बेस्ड समरी दिख जाती है, राइट, उसको पढ़ के आपको बेसिक क्लैरिटी आती जाएगी। चारों ऑप्शंस को अगर एक बार देखते जाओगे आपके दिमाग में वो बैठते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये 4 पार्ट्स कर लोगे, यू विल कवर अ बेसिक ग्राउंड। अब ऑब्वियसली आप एक बेसिक 4 लेक्चर्स में ऑफ पीवाईक्यूज सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो 6 महीने की पढ़ाई में आती है, राइट, बट दिस इज द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ, कि आज में आप इसको पूरी तरह करके साइड कर सकते हो ताकि आप अपने बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सको, ठीक है। तो स्टे ट्यून, इसके बाद हम अगले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको सिंगल सिंगल लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे, देन वी विल पिक अप दी बिग टॉपिक्स, ओके।
तो स्टे ट्यून, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस लेक्चर के बाद पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाय बाय।